हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल क्राइम की रियल स्टोरी में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं फूलन देवी की एक जानी पहचानी क्राइम स्टोरी। दोस्तों, फूलन देवी एक बहुत ही कुख्यात डाकू और बागी। फूलन देवी ने अपने जीवन में कई लूट और हत्याओं को अंजाम दिया और यूपी में अपना दबदबा कायम रखा। दोस्तों, फूलन देवी भारत की एकमात्र ऐसी महिला थीं जिन्होंने क्राइम की दुनिया में अपना एक अलग ही पहचान बनाई और उन्होंने क्राइम करते हुए ही सांसद की पद को हासिल किया। फूलन देवी ने बड़ी कठिनाइयों में अपना जीवन यापन किया। उनका परिवार बहुत ही गरीब था और मजदूरी करके वो अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। फूलन देवी धीरे धीरे करके अपने जीवन की ओर बढ़ रही थीं और धीरे धीरे करते फूलन देवी की उम्र बढ़ती गई और गांव के जो अमीर वर्ग के लोग थे वो फूलन देवी को बड़ा ही परेशान करते थे। धीरे धीरे फूलन देवी यह देखते हुए बड़ी हुई कि जाति भेद बहुत ज़्यादा है समाज में। फूलन देवी ने बड़ी कठिनाइयों में अपना जीवन यापन किया। उनका परिवार बहुत ही गरीब था और मजदूरी करके वो अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। फूलन देवी धीरे धीरे करके अपने जीवन की ओर बढ़ रही थीं और धीरे धीरे करते फूलन देवी की उम्र बढ़ती गई और गांव के जो अमीर वर्ग के लोग थे वो फूलन देवी को बड़ा ही परेशान करते थे। धीरे धीरे फूलन देवी यह देखते हुए बड़ी हुई कि जाति भेद बहुत ज़्यादा है समाज में। जिन 21 लोगों ने फूलन देवी का शारीरिक शोषण किया था उसमें उनके पति का छोटा भाई भी शामिल था, जो कि इस घटनाओं को मिलकर अंजाम दे रहा था। वो बड़े वर्ग के लोगों के साथ फूलन देवी के विरुद्ध था। चंबल में ज़्यादातर डाकू वो ही थे जिन्हें समाज ने बहुत अधिक सताया है और उनके साथ घोर अन्याय किया है। इसी अन्याय के साथ फूलन देवी डाकुओं के साथ रहने लगी और उनके डाकुओं के साथ अच्छे संबंध स्थापित हुए और बहुत से डाकू उनको बहुत अधिक लाड़ प्यार करते थे। धीरे धीरे वह डाकुओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करती रहीं और उन्होंने एक अपना अच्छा ग्रुप बना लिया। इनके ग्रुप में लगभग 50 लोग थे जो कि कुख्यात डाकू थे। धीरे धीरे फूलन देवी की राम बाबू नाम के एक बागी के साथ नज़दीकियां बढ़ती रहीं और वो धीरे धीरे आपस में प्यार करने लगे और वो डाकू उनका बहुत अच्छा सहयोगी बन गया। राम बाबू ने फूलन देवी को बंदूक चलाने से लेकर युद्ध में माहिर सभी कलाएं सिखाईं और धीरे धीरे वो एक दूसरे से बहुत अधिक प्यार करने लगे और उन्होंने कहीं लूट की घटनाओं को अंजाम दिया। दोस्तों, एक बार की बात है जब फूलन देवी कानपुर के लिए रवाना हुई और उनका सारा का सारा ग्रुप कानपुर के लिए रवाना हुआ। उनका मकसद उन 21 लोगों को मारना था जिन्होंने उनका बलात्कार किया था और वो उसी गांव में पहुंच गईं और उन्होंने उस गांव को चारों तरफ से घेर लिया और उन 21 लोगों को गांव से बाहर आने के लिए कहा और धीरे धीरे करके वो लोग गांव में एक आंगन की तरफ एकत्रित होने लगे। जब धीरे धीरे सारे लोग गांव में एकत्रित हो गए तो फूलन देवी ने गोलीबारी का आदेश दे दिया और इतनी अधिक मात्रा में गोलियां चलाईं कि उनमें बहुत से लोगों की मौत हो गई। उन्हीं लोगों में एक जंतर सिंह, इनमें कई गोलियां लगी थीं लेकिन ये किस्मत से बच गए। इनका बयान हम आपको सुनवा रहे हैं। से घेर लिया और लूटपाट भी शुरू की। जो मिलते गए उनको पकड़ के एक जगह पर बैठालते गए एक कुएं पर। तो इसके बाद जो है सबको इकट्ठा करके और बोले कि आप लोग जो है ये बताइए कि लालाराम गैंग को कौन खाना देता है। कोई नहीं बताया। बोले आप लोगों को कुछ पता होगा साहब। बोले हम तो पता कर ही लेंगे और हम आते हैं तो पुलिस से मुखबिरी करते हैं आप लोग। तो उन्होंने बोले
सब लोग बैठ जाओ, फिर बोले सब लोग खड़े हो जाओ, फिर बोले बैठ जाओ, फिर खड़े हो जाओ। ऐसे 2 बार कहा और उसके बाद जो है एकदम से इन्होंने फटाफट फायर शुरू कर दिया सबके ऊपर। 7-8 फीट दूरी चला रहे ज्यादा से ज्यादा। गोली जमीन में धस जाती तो नीचे धूल, इतनी बंदूकों का धुआं, खून के फुब्बारे, उसमें इनको देख नहीं रहा था कि कितने जिंदा कितने मरे हैं। तो ये 1-2 मिनट के लिए रुके, 3 लोग उसमें खड़े थे वहां पे। जब हमने देखा कि ये लोग चले गए जयकारे करते हुए, नारे लगाते हुए, हम कहे सब चले गए, मैंने आंख खोल दी। तो आंख खोलने पे हमारी आंख उसकी आंख मिल गई थी। मान सिंह खड़ा था, फोसा इस खड़ा था, गोलीकांड के बाद यूपी सरकार की बहुत ही निंदा हुई और लोगों में आक्रोश बढ़ता गया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस कांड को दबाने के लिए कई प्रयास किए गए। उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत ही अधिक प्रयास किया कि फूलन देवी आत्मसमर्पण कर दें, लेकिन फूलन देवी नहीं मानी। फिर उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक नई योजना बनाई। इसके अनुसार समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह यादव की नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने उनके खिलाफ सभी आरोपों को सरसरी तौर पर वापस ले लिया और फूलन देवी को रिहा कर दिया। इंदिरा गांधी सरकार ने आत्मसमर्पण पर बातचीत करने का फैसला किया। इस समय फूलन की तबीयत खराब थी और उसके गिरोह के अधिकांश सदस्य मर चुके थे। कुछ पुलिस के हाथों मारे गए थे, कुछ अन्य प्रतिद्वंदी गिरोह के हाथों मारे गए थे। फरवरी 1983 में वह पुलिस अधिकारियों को आत्मसमर्पण करने के लिए सहमत हो गईं। हालांकि उसने कहा कि उसे उत्तर प्रदेश पुलिस पर भरोसा नहीं है और उसने जोर से कहा कि वह केवल मध्य प्रदेश पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करेंगी। उसने यह भी आग्रह किया कि महात्मा गांधी और हिंदू देवी दुर्गा की तस्वीरों के सामने अपनी बाहें रखेंगी, पुलिस के सामने नहीं। एक वादा कि आत्मसमर्पण करने के उनके गिरोह के किसी भी सदस्य को मृत्यु दंड न दिया जाए। गिरोह के अन्य सदस्यों के लिए कार्यकाल 8 वर्ष से अधिक होना नहीं चाहिए। जमीन का एक प्लॉट दिया जाएगा। इस बिना मुकदमा चलाए 11 साल तक जेल में रहने के बाद फूलन देवी को 1994 में मुलायम सिंह यादव की सरकार ने रिहा कर दिया। ऐसा उस समय इसलिए किया क्योंकि दलित लोग उनके समर्थन में आ गए थे। फूलन देवी ने रिहाई के बाद बुद्ध धर्म को अपनाया। दोस्तों, 1983 में फूलन देवी के समर्पण के बाद शेखर कपूर ने फूलन देवी पर एक किताब लिखी जिसका नाम वेडिंग क्वीन था, द स्टोरी ऑफ फूलन देवी। उन्होंने इस किताब पर एक फिल्म भी बनाई जो कि काफ़ी सफल रही। लेकिन दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि फूलन देवी को इस फिल्म से बहुत अधिक आपत्ति थी और उनका कहना था कि इस फिल्म में कुछ सीन जो कि सही नहीं है वो दिखाए गए हैं। उन्होंने निर्माता को ऐसी धमकी दी कि अगर वो इस फिल्म को नहीं रोकेंगे तो वो सिनेमा घर के आगे आत्मदह कर लेंगे। दोस्तों, फूलन देवी के कुछ बयान जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। ताकत दुर्गा की हम पूजा करते हैं, दुर्गा हमें ताकत देती है। आपकी कमजोरी? हमारी कमजोरी गुस्सा। आपकी प्रेरणा? हमारी प्रेरणा बस सच्चाई। जीवन में आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि? सबसे बड़ी उपलब्धि की मतलब यही है कि मतलब हमने इतना शोषण था और उसका फिर हमने डट के सामना किया। आपकी सबसे बड़ी आकांक्षा? कुछ भी नहीं। आपकी जिंदगी का एक अफसोस? हाँ, एक अफसोस कि हम मतलब एक गरीब परिवार में हम औरत बन के क्यों पैदा हुए। आप अगले जन्म में क्या बनना चाहेंगी? हम अगले जन्म में भले ही जानवर बन जाएं पर इस तरह की मतलब औरत नहीं बनना चाहेंगे। आपकी जिंदगी की सबसे प्यारी चीज क्या है? सबसे प्यारी चीज बस मेरी दुर्गा माँ है। बच्चे छोटे छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं।